सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं? कौन कौन से सेक्शंस इस बार? पुराने सेक्शंस और नए सेक्शन का एक कंपैरिजन करूंगा। देर आफ्टर, अगर टाइम बचेगा, टाइम अलाउ करेगा, तो फिर कुछ पोर्शन आपसे मैं स्मॉल बिजनेस के ऊपर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर, उस पर भी मैं डिस्कशन आपसे मैं करूंगा। तो ये मेरा पूरा ओवरव्यू रहेगा। हमारा टाइम क्या है सर टोटल? 6 बजे से लेके कितने बजे तक करना है अपने को? सर आप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7:30, 7:15, 7:30 तक हम। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर देखते हैं कि सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया क्यों, रीजन क्या है उसका, और क्यों कर लो इंट्रोड्यूस। यार। क्या एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बोले कि सर, जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेरे पास ऑलरेडी है, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों उसको लाया गया? ये क्वेश्चन जहन में आता है सर। बोले आओ जरा स्टैंड। स्टैंड स्टैंड। तो सर, पराग सर, ये देखना बीच बीच में ना एक डिस्टरबेंस आ रही है। तो एक बार अगर आप, ऑडियंस जितने हैं, अगर उनको उनको म्यूट कर दें अपने कंट्रोल से, तो वो डिस्टरबेंस नहीं मैं आएगी। कर रहा हूँ सर। कर दी, म्यूट कर दिया सर तो। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज तो आ रही है ना सर, कि हाँ मुझे भी बिल्कुल आ म्यूट रही, कर बिल्कुल दिया? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। चलो सर, धन्यवाद सर। सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात मैं करूं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बड़े सारे प्रोविजन ऐसे थे जो रिडंडेंट हो चुके थे और उनका यूज नहीं था हमारे को आज के डेट में। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एक्ट टिल नाउ, लॉट ऑफ प्रोविजंस हैव बीन अमेंडेड, or those amendments were incorporated in the act itself under the existing proviso, under the existing explanations, under the existing income tax provision of that particular sections. तो उससे होता क्या, हो क्या रहा था सर, कि जो वॉल्यूम ऑफ सेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था, और एक्ट की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिफीट हो रही थी। तो in order to come out with all those problems, the department wanted to simplify the entire income tax act. सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है दिमाग में सर, अगर सिंप्लीफिकेशन की बात आ रही है, तो क्या इंटायर इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज कर दिया? नंबर वन। नंबर टू, क्या जो टैक्स पॉलिसी मेरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, क्या वो टैक्स पॉलिसी मेरा 2025 में भी अभी भी स्टैंड कर रहा है, कि इंटायर इनकम टैक्स एक्ट 2025 री सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को? और जो जो एग्जिस्टिंग रेट्स थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, क्या वो रेट्स एज इट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी हैं, या वो खत्म हो गए? राइट सर। ये चार पांच क्वेश्चंस हमारे को समझ में आ रहा है। तो सर, ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं इंपॉर्टेंटली। तो देर इज ए टैक्सुअल एंड स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन किया गया है। मतलब टैक्स सिंप्लीफाई करा और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए। उसके बाद क्या मेजर टैक्स पॉलिसी में कुछ चेंजेस हैं? नो, देयर इज नो मेजर टैक्स पॉलिसी चेंजेस टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड क्लैरिटी सर्टेनिटी ऑफ द एक्ट। यानी कि जो पुराना 1961 में है, सेम टैक्स पॉलिसी एज इट इज कैरिड फॉरवर्ड हो गया नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। उसके बाद सर, इज देयर एनी चेंज इन दी टैक्स रेट्स? नो चेंज, नो मॉडिफिकेशन इन टैक्स रेट्स, प्रिजर्विंग प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर दी टैक्स पेयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अप्रोचेज जो फॉलो किया गया था, देयर वाज अ थ्री अप्रोच दैट वेर फॉलोड while introducing the new income tax act 2025. The first approach is eliminating intricate language to enhance readability. Second is removing redundant and the repetitive provisions for the better navigation. Reorganizing section logically to facilitate the ease of reference. यानी कि पहले इतने सेक्शंस और सब सेक्शंस हो गए थे, जिसको रेफरेंस करना, रेफर करना एक कंपरसम सा हो गया हुआ था, और अकॉर्डिंगली ऐसा रियलाइज हुआ कि जी एग्जिस्टिंग सेक्शन को रीऑर्गेनाइज करना इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज समथिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। तो अकॉर्डिंगली दैट वाज चेंज्ड।
अब हम ये देखते हैं कि सर क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं जनरली, व्हाट ऑल प्रोविजंस हैव बीन चेंज्ड एक्चुअली। तो उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं सर। पहले मेरे पास में सर टोटल 5,12,000 वर्ड्स थे, जो जो इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये हो गए 2,59,676। पहले चैप्टर मेरे पास में सर 47 थे, जो रिड्यूस होकर 23 हो गए। सेक्शंस मेरे पास में 819 हुआ करते थे पहले इनकम टैक्स एक्ट दो 1961 में। अब मेरे पास 536 हो गए। टेबल्स थे 18, अब मेरे पास टेबल्स बढ़ गए 57। सर टेबल क्यों बढ़ गए? टेबल बढ़ने के पीछे कारण है क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है इंटायर एक्ट 1961 में, वो सिंप्लीफिकेशन थ्रू टेबल एंड थ्रू फॉर्मूलेज बड़े सारे इन्होंने इंसर्ट करे इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये एक प्रोविजन था इसमें कि सर क्या सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सारे प्रोविजंस जो हैं सर, ये प्रोविजंस इस तरीके से चेंज हुए हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2026, इसकी बात मैं करूं तो सर सबसे पहले इसका प्रियम्बल देखता हूं कि प्रियम्बल क्या बोलता है, एक्ट क्या बोलता है। एक्ट बोलता है जनरली सर एन एक्ट टू कंसोलिडेट। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेट द इंटायर इनकम टैक्स एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ये बात ये बोल रहा है मेरे को कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गिविंग यू दी वन इंस्टेंसेस, सेक्शन 19 of the Income Tax Act 2025, which speaks about the deductions that is there under the head salary. इसमें क्या करा कि पहले इंटायर सेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में पहले ये सारे डिडक्शंस हुआ करते थे। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट में एक साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह रख दिया, सो दैट के टैक्स पेयर एंड द स्टेक होल्डर्स शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी while claiming the deduction, while preparing their income tax computation and preparing their income tax liability. They just have consolidated the provision which were disintegrated earlier. Now they have integrated them and consolidated them into the one particular section. Giving you the example. Similarly, in section 58, they also did the same thing. For TDS के प्रोविजन में भी सेक्शन 363 में भी सेम इन्होंने प्रोविजन अडॉप्ट करा और अकॉर्डिंगली वो लेके आए। अब सर एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो 31 मार्च 2026 तक वैलिड था, 1 अप्रैल 2026 से इंटायर इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो गया कि वो अभी भी इनकम टैक्स एक्ट वैलिड है 1961। अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं सर, जो ये बता रहा है मुझे। रीअपील ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन 31st of March 2026 by the new Income Tax Act 2025। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रीवियस एक्ट 1961 में जो अवेलेबल थी, क्या मुझे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी या अपने को मिलेंगी? वो चीज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रीअपील इज नॉट इक्वल टू इरेजर। इट मींस कि इंटायर इनकम टैक्स एक्ट दो 1961 और 2025, इसमें जो प्रोविजन 1961 के हैं, तो कुछ प्रोविजन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 536 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 वो कह रहा है कि जी हम past rights obligation proceeding remains fully protected under section 536(2) of the income tax act 2025. Past act protected, nothing effect prior operation of the 1961 act. All action duly done remain valid. Right liabilities survive. All rights, privileges, obligations, and liabilities acquired under the old act continue. Pending proceedings. Proceeding before any authority, court proceed as if the 1961 will still continue in the Income Tax Act 2025. कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं सर।
ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब होता है कि जो प्रोविजन मेरा 1961 में था, क्या सेम प्रोविजन मेरा 2025 में भी रहेगा? उस पे हम चर्चा कर लेते हैं सर। वो क्या बोल रहा है अपने को? ये मुझे कह रहा है, all assessment, reassessment, penalties, appeals, revision, rectification for the tax years before 1st April 2026 are governed by the 1961 Act procedure. Elections and option preserved. Any election, declaration, or option exercised under the old Act is deemed valid under the corresponding provision of the 2025 Act. Search requisition where search section 132, requisition 132A was initiated before the commencement. The 1961 Act continues to apply entirely. यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि बोले कि सर, जब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया, जो पुराने एक्ट में अवेलेबल प्रोसीडिंग्स थे, क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वैलिड रहेंगे? यस सर, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 536 एंटायर इनकम टैक्स एक्ट विल रिमेन वैलिड सर। अब इंटरेस्ट ऑन रिफंड एंड डिफॉल्ट सिनेरियो में कह रहे हैं सेक्शन 536 2G एज अमेंडेड बाय द फ्रांस एक्ट 2026 फॉर प्री अप्रैल 2026 प्रोसीडिंग ओल्ड एक्ट इंटरेस्ट प्रोविजन ओनली apply, but the rate is substituted with the rate under 2025 Act. Rate substituted applies from the date of modification under the new Income Tax Act. Carry forward of the losses brought forward from the tax year before 1st April 2026 continue to be set off under the new Income Tax Act. ये कह रहे हैं जो पुराने losses हैं, जो Income Tax Act before 1st April 2026 है, that loss will continue to be the valid in new Income Tax Act 2026. डिडक्शन, डेप्रिसिएशन एंड द मैट क्रेडिट की बात अगर करें तो उसकी भी हम देख लेते हैं सर। अलाउंसेस डिडक्शन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, deferred revenue expenditure, provision for bad and doubtful debts, they all are there in the Income Tax Act 2025 also. Corporate restructuring and the special cases, यहाँ पे भी इन्होंने बात करी कि amalgamation under section 72A, loss set up allowed pre 2026 are taxable as income in the year conditions are taxable as income in the year conditions are violated under the new Income Tax Act. अगर new Income Tax Act का condition अगर violate होता है in case of amalgamation के case में, then that will remain taxable in the new Income Tax Act 2025. Cooperative Bank Section 72AB, accumulated loss, unobserved depreciation claimed pre-2026, deemed income on breach of condition. Exempt transfer Section 47 की बात हम कर रहे हैं. Gains not charged अंडर सेक्शन 47(4), ये आपको पता होगा सर, सेक्शन 47 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हम बात कर रहे हैं, बिकेम टैक्सेबल कैपिटल गेन्स ऑन द सब्सिक्वेंट कंडीशन, अगर ब्रीच करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रीमेंट, ऑर्डर एंड द स्कीम्स, क्या करें, क्या पुराने जो 1961 में जो एग्रीमेंट्स हैं, ऑर्डर है, स्कीम है, क्या दैट दे विल रिमेन वैलिड इन द इनकम टैक्स एक्ट 2025? उसका आंसर है यस, दे विल कंटिन्यूज ऑटोमेटिकली। The agreement, appointment, approvals, recognitions, circular, direction, instructions, notifications, rules, order, schemes framed under 1961, etc., all are deemed made under corresponding provision of the 2025 Act so far as not inconsistent. ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे सर। Coming into that with the another basic fundamental provision कि सर क्या क्या है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं, जो कुछ बेसिक ट्रांजिशन हैं, जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी चेंज हुए इनकम टैक्स एक्ट में। आपको पता होगा सर, जो पहले हमारे पास में दो टर्म हुआ करते थे, राइट सर, एक टर्म अपने पास में हुआ करता था प्रीवियस ईयर, और दूसरा टर्म अपने पास में हुआ करता था सर असेसमेंट ईयर, राइट सर। पार्टिसिपेट करिएगा मेरे साथ, मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह बीच में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो सर, व्हाट इज द रीजन दैट द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट ईयर वेयर चेंज? ये उसका आंसर है, ये यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि व्हाट इज द टैक्स ईयर? टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल ईयर. It replaces the term previous year used in the Income Tax Act 1961. Further, with discontinuation of the use of the term assessment year in the income tax bill, now the term tax year will be used in relation to the rate or rates of the income tax. In addition, any assessment of the income or the total income will also be done for the tax year. अभी कह रहे हैं कि ये रीजन क्या था, इसके पीछे का क्या रीजन था? अगर मैं देखूं
तो ये जो डिस्कशन कर रहा हूं सर, ये पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो ये वहां से मैंने पिक करा इन ऑर्डर टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू। use of the term previous year and the assessment year were creating confusion in the minds of the taxpayer as they represented two different financial year. The rationale for the use of two terms is no longer valid in view of the alignment of the previous year with the financial year or part of the financial year in specific cases. The term the tax year is commonly used in the income tax legislation in comparable tax jurisdiction. ये बात हो गई यहाँ पे। अब मैं बात करूं टैक्स ईयर के एक डिफिनेशन को, तो डिफिनेशन सेक्शन 3 गवर्न करता है। वहां पे दो एक्सेप्शन भी दिया हुआ है टैक्स ईयर का, जो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर मीन्स द 12 month पीरियड contained in the financial year commencing on 1st April in the case of a business or the profession newly set up। अगर कोई बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर सेटअप होता है और a source of income newly coming into the existence in any financial year, the tax year shall be the period beginning with the date of setting up of the such business or profession, or the date on which such source of income newly comes into the existence and ending with the said financial year। कहने का क्या मतलब है, दो एक्सेप्शन यहाँ पे। फाइनेंशियल टैक्स ईयर का मतलब हो गया सर 12 महीने होंगे, 12 महीने फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन द 1st April। इन केस ऑफ अ बिजनेस और द प्रोफेशन न्यूली सेटअप, उसके लिए इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर तब से लिखेंगे जब से बिजनेस सेटअप हो गया, उस डेट से लेके आपका जब से द डेट ऑफ द सेटिंग ऑफ द सच बिजनेस एंड विथ द 31st of March ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये डिफिनेशन हो गया सर हमारा सेक्शन 3 का, एक ब्रीफ एनालिसिस ऑफ सेक्शन 3। इसके बाद सर हम डिस्कस करते हैं एक चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या है, लेट्स सी दैट चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो बताता है हमें कि इनकम टैक्स कब चार्ज करना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है भाई। Income tax for any tax year shall be charged as per the provision of this act at the rate or rates which are enacted by the central act for the such tax year। उसके बाद the charge of the income tax under the subsection 1 shall be on the total income of the tax year। मतलब टोटल इनकम के ऊपर ही इनकम टैक्स आपका चार्ज होगा, और टैक्स ईयर ऑफ द एवरी पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इनकम टैक्स shall also include any additional income tax by whatever name called levied under this act। ये भी बात कर रहे हैं। उसके बाद if this act provides that income tax is to be charged in respect of the income of the period other than the tax year, it shall be charged accordingly। उसके बाद for the income chargeable under subsection 2, income tax shall be deducted or collected at the source or paid in advance as provided under this act। ये सर चार्जिंग सेक्शन की बात मैंने करी कि चार्ज ऑफ इनकम कब कब कैसे लगेगा। उसकी बात यहाँ पे करी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं सर। ये फोर मेरे पास में फोर पिलर हैं इसके चार्जिंग सेक्शन के। लेजिस्लेटिव बेस, टोटल इनकम एज द बेस, एडिशनल इनकम टैक्स एंड सब सेक्शन 4 and 5 स्पेशल पीरियड अंडर कलेक्शन। ये चार्ज ऑफ सेक्शन जो सेक्शन 4 बताता है हमारे को। अब अकॉर्डिंगली चार्ज की बात हो गई सर, तो एक स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी देखना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि आगे फर्दर हम कैसे करेंगे। जो सेक्शन 5 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 बता रहा है मेरे को, क्या बता रहा है सेक्शन 5 delineates the geographic and conceptual reach of the total income based on the person residential status। क्योंकि हमारा इनकम जो चार्ज टैक्सेबिलिटी होती है सर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। और वो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल जो आपका मेरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम रहेगा वो क्या क्या रहेगा, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। इट इज द फाउंडेशनल स्कोप प्रोविजन that determine which income streams fall within the Indian income tax net of residents, not ordinarily resident and non-resident respectively। रेसिडेंट फुल स्कोप की बात अगर मैं करूं तो टोटल इनकम यानी कि रेसिडेंट के लिए वट एवर इनकम दे अर्न फ्रॉम द इंडिया और फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। ये बात यहां पे कर रहे। नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट पार्शियल स्कोप, और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट पर्सन इज ट्रीटेड लाइक अ रेसिडेंट एक्सेप्ट दैट income accruing outside India is included only if it is derived from the business control or a profession set up in India। Purely foreign source income remain outside the tax base। नॉन रेसिडेंट के केस में सर क्या इनकम है हमारा वो देख लेते। टोटल इनकम is restricted to the income which is received or deemed to be received in India, accrues or arise or is deemed to accrue or arise in India।
foreign source income that does not accrue or arise in India is entirely outside the scope of non-resident. ये सेक्शन 5 की बात हमने करी सर। अब इसके बाद सर मैं आपको लेके चलता हूं एक नया, जो मुझे कहा गया था कि पंकज जी बेसिक डिस्कशन करने के बाद हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ करूंगा सर अभी आपसे। मैं अब मैं वहां पे जा रहा हूं। सर मेरी स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। सर कौन सा दिख रहा है? चैप्टर 17B दिख रहा है आपको? नहीं, सेक्शन 5 ही दिख रहा है सर। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने स्लाइड चेंज करा है। अब जरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे चल रहे हैं हम। तो एक बेसिक मुझे डिस्कस करना था। चेंज नहीं हुआ सर अभी भी। एक मिनट सर। या तो दोबारा शेयर करें स्क्रीन। देखना सर, चेंज हो गया स्लाइड? सेक्शन 3322 अभी नहीं चेंज हुई। चेंज हो गया सर? हाँ अभी नहीं वापस चेंज हुआ। वापस आ गया आपका। हाँ ये ठीक है। अब आ गया। आ गया ना सर? फिर चेंज हो गया। नहीं नहीं, अभी तो करेक्ट है ना आपका? ये सेक्शन 332 से 355 तक। हाँ, शेयर हो गया ना सर? हाँ जी हाँ। जी जी। ठीक है सर। अब हम जरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे सर। वो बेसिक बेसिक कुछ थे जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। अब मैं ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर हम फर्दर टाइम रहेगा तो वी विल गो फॉर दी डिटेल डिस्कशन विद द स्मॉल टैक्स पेयर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन दैट। राइट सर? सर जो स्पेशल प्रोविजन है रजिस्टर्ड एनपीओ का, वो सेक्शन शुरू होता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। सर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के 4 पिलर हैं जनरली। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा इनकम ऑफ द रजिस्टर्ड एनपीओ, तीसरा कमर्शियल एक्टिविटीज बाय द रजिस्टर्ड एनपीओ, और चौथा कंप्लाइंस एंड वायलेशन। और इंटायर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 332 टू सेक्शन 355 ये इंपॉर्टेंट है। और इसी में सारे प्रोविजन मेरे गवर्न है सर। यहां पे अगर एक सेक्शन मैपिंग की बात करूं तो सर एक बार आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस हैं, और उसके बाद हम लिंक कर पाएंगे कि जी मेरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को किन किन चीजों को देखना जरूरी था और अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या क्या है। तो इसमें सर इंटायरली लेफ्ट साइड आप देखेंगे मैंने 1961 लिया हुआ है, और राइट साइड मैंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 लिया हुआ है, जिससे अपने को डिस्कशन करना है सर। तो लुकिंग इनटू दिस एस्पेक्ट, टू सेक्शन, पहले इससे पहले हाँ ये सेक्शन पहले डिस्कस करना है मुझे। सर आपको मेरे ख्याल से आप सब लोग ये पर्टिकुलर 1961 के सेक्शन से फेमिलियर होंगे, है ना सर? तो सबसे पहले जो टैक्स ऑन रेगुलर इनकम की बात कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट में 11(1)(a), 11(1)(b), दैट वाज द टैक्स ऑन रेगुलर इनकम, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 336 सेक्शन से गवर्न होगा। 11(1)(c), इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रेगुलर इनकम, अब सेक्शन 338A में चला गया। 11(1)(d), इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रेगुलर इनकम, ये सेक्शन 338B में डाल दिया। सेक्शन 11(1)(d) कॉर्पोरेट डोनेशन की बात कर रहे थे, जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 339 में चला गया सर। 11(1) एक्सप्लेनेशन 1(1) की बात अगर मैं करूं, रेगुलर इनकम की बात कर रहा हूं, वो सेक्शन 335C में हो गया। 11(1) explanation 1(2) income from property held for charitable or the religious purposes. This is omitted in section in new income tax act. Explanation 2, application of income is there in new income tax act 341(1)(c). 11(1) explanation 3, income from property held for charitable or the religious purposes 341(1)(a) इसमें कवर हो गया सर। अब
वन की बात मैं कर रहा हूं, दिस इनकम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक्सप्लेनेशंस में नहीं, बीच बीच में व्हाट डीम्ड कॉर्पस अंडर सेक्शन 340 में आ गया सर ये मेरा। और 11(1) explanation 3B income from property held for the charitable or the religious purposes, 337 table serial number 5, 11(1) explanation 4(1) income from property held for charitable or the religious purposes, 341(4) में चला गया ये। 11(1) explanation 4(1) proviso की बात हम कर रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था इनकम फॉर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और द रिलीजियस पर्पसेस, 341(2)(a) का पार्ट बन गया। 11(1) explanation 4(2) application of income, 341(4). 11(1) explanation 4(2) proviso repayment of loan and the borrowing, it moved to 341(2)(b). Explanation 4(3) of section 11(1) donation to on NPO to the another 85%, 341(1)(b). Excess application not allowed in coming year, 341(3)(b). कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट वहां पे पुराने एक्ट में 11(1)(a) में था, अब ये 341(9) में चला गया सर। सिमिलरली अब मैं एक्यूमुलेटेड इनकम की बात करता हूं, 11(2) में मेरे पास में एक्यूमुलेटेड इनकम थे, अब 342(1)(4)(1)(3)(2), यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सारा इस तरीके से मर्ज करा है। 11(3)(a) चेंज द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड, 342(6). 11(3)(a) प्रोविजो वे ऑफ एप्लीकेशन इन डिसोल्यूशन, 342(7) की बात हम कर रहे हैं। 11(4) बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड एज प्रॉपर्टी, सेक्शन 344। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, 345। 11(5) परमिटेड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, 350। 11 सेक्शन 11(7) स्विचिंग ओवर द रिजीम, सेक्शन 333 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं सर। दिस इज व्हाट द न्यू एक्ट, जो सेक्शन की मैपिंग अभी मैंने करी। फिर सेक्शन 12 का भी सर इसी तरीके से मैपिंग हुआ है। इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर द कंट्रीब्यूशन, 335। इनकम ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द कंट्रीब्यूशन, 337। अकॉर्डिंगली इस तरीके से मैंने मैप करा है। मैं ये पर्टिकुलर मैपिंग, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सेक्शन रजिस्ट्रेशन पहले मेरा 12(a) में था कंडीशंस, फिर 12(a) में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन था, जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओमिटेड। अब न्यू सेक्शन आया 332। 332 में इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा कि भाई हम चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, टाइम लिमिट क्या होगा, वो सारी चीजें दी हैं जो नीचे हम डिस्कस करेंगे सर। 12(a), 12(ab), 12(ab)(2) रिडंडेंट हो गया, 12(ab)(3) प्रोसीजर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, 332। 12(ab)(4) 351 में चला गया, 3(ab)(4) 351(4). 12(ab)(5) प्रोसीजर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, 351(3) की बात कर रहे हैं। 12(ac) मर्जर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन केसेस, 352(5) टेबल सीरियल नंबर 8B। ये इंटायर सर जो मैंने सेक्शन मैपिंग करी हुई है, इफ यू विल फाइंड कि इंटायर सेक्शन के अगेंस्ट मैंने इनकम टैक्स एक्ट 2025 डाला है। अब मैं सर डायरेक्ट आपको स्विच करता हूं कि मुझे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में पढ़ना कौन कौन से सेक्शन है। ऊपर जो मैंने आपको बताया सेक्शन 332 से लेकर के सेक्शन 355 तक, ये सारे सेक्शंस हैं जो मुझे पढ़ने हैं, और जो अपने को जो चेंजेस हुए हैं उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे सर इंटायरली। एक प्रिंसिपल की मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की न्यू, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया क्या चेंजेस हैं, ये पार्ट भी मैंने डिस्कस कर लिया सर। न्यू इनकम टैक्स एक्ट एज पर, और कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, ये भी हम देख लेते हैं। 10(a) की जगह सेक्शन 10 फॉर न्यू फॉर्म आ गया सर 104। 10(ab) की जगह आ गया 105। सेक्शन 10 फॉर्म 10 था पहले, 109 आएगा। नाउ 9(a) इज नॉट एप्लीकेबल सर, 9(a) इज रिमूव्ड। और 10(b)(d) जो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन हम फाइल करते थे, अब उसके जगह मेरा फॉर्म आ गया 113। सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन 10(b)(d) के बाद 10(b)(e) में आता था, अब वो 114 में आएगा सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। 10(a)(c) 106 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले 10(a)(c) में आता था, 10(a)(b) फाइल करने के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरा अब 106 में आएगा। 10(a)(d) जो
अप्रूवल और रिजेक्शन की बात हम कर रहे थे, वो 107 में अब आएगा। 10B 10BB 112 ऑडिट रिपोर्ट, 110 चेंज इन एक्यूमुलेशन पर्पसेस, 111 ऑर्डर फॉर चेंज इन द एक्यूमुलेशन। ये सर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो क्या क्या अभी तक चेंज आया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और इनकम टैक्स एक्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एज पर 1961 एंड 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025 इसमें। अब देखते हैं सर सिंप्लीफाइड प्रोविजन फॉर द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन करी है। सर पहले चैप्टर प्रेजेंट प्रोविजो स्कैटर्ड अक्रॉस द चैप्टर, क्योंकि 1961 में जो प्रोविजन है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में सर स्कैटर्ड है। अगर मैं देखूं तो चैप्टर 3 में मेरे पास सेक्शन 1023C था, 11 सेक्शन 12, 12A, 12AA, 12AB, 12AC एंड 13। चैप्टर 6A में 80G था। चैप्टर 12 में मेरा सेक्शन 115BC, 115BI था। चैप्टर 12EB में 115 10D, 115 10E, 115 10F था। अब ये सारे मर्ज होके एक साथ आ गए चैप्टर 17B में, जो बहुत बड़ा चेंज है। सबसे पहला, ऑल प्रोविजो इन सिंगल पार्ट, रजिस्ट्रेशन, इनकम, कमर्शियल एक्टिविटी, कंप्लाइंसेस, वायलेशन, अप्रूवल फॉर डोनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारे एक जगह आ गए चैप्टर 17B में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पार्ट 17B रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डाला सर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा। दैट इज रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जाएगा, स्विचिंग ओवर द रिजीम होगा। इनकम में कौन कौन सा इनकम यहाँ पे कवर किया है इन्होंने, वो पार्ट हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम, टैक्स ऑन इनकम ऑफ द रजिस्टर्ड एनपीओ। रेगुलर इनकम नया कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। टैक्सेबल रेगुलर इनकम, स्पेसिफाइड इनकम, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, कॉर्पस डोनेशन, डीम्ड कॉर्पस डोनेशन, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम और डीम्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए सर इनकम के। इनकम के मेरे पास में ये कॉन्सेप्ट आ गए सारे कि इतने इनकम करने हैं अपने को, पढ़ने एज फार एज द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न अंडर चैप्टर 17B। कमर्शियल एक्टिविटीज का क्या 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 कमर्शियल एक्टिविटीज में होगा सर, बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड एज द प्रॉपर्टी, कमर्शियल एक्टिविटी बाय द रजिस्टर्ड एनपीओ, कमर्शियल एक्टिविटीज बाय द रजिस्टर्ड एनपीओ विद द जीपीयू। कंप्लाइंस क्या क्या कंप्लाइंस हमारे को देखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट, रिटर्न ऑफ इनकम, परमिटेड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वायलेशन में क्या क्या है सर, स्पेसिफाइड वायलेशन, टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम, अदर वायलेशंस, और 6 अप्रूवल फॉर द डोनेशन, ओल्ड एटीजी एंड इंटरप्रिटेशन। ये बात हम करेंगे सर। नाउ रजिस्ट्रेशन अंडर द न्यू प्रोविजन में अपने को पता है सर कि रजिस्ट्रेशन टू इंक्लूड कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हम कवर करेंगे सर। ये देखते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल अप्रूवल, राइट। अगर मैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाता हूं तो मुझे कौन सा अप्रूवल मिलता है, प्रोविजनल अप्रूवल मिलता है। उसके बाद अप्रूवल स्पेसिफिकली अंडर द सेकंड प्रोविजो, जो सेक्शन मेरा 1023C था और 12AB1 की बात हम कर रहे थे। अब मैं शुरू करता हूं सर सेक्शन 332, पर्सन हु कैन मेड एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 2025, दैट इज सेक्शन 332(1). ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर इसमें, इसको एक बार देखते हैं कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन में फॉर क्लेमिंग बेनिफिट अंडर दिस पार्ट एज रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर। फॉर्म क्या प्रिस्क्राइब्ड है वो ऊपर मैंने सर आपसे डिस्कस कर लिया, ये सारे फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है। और कौन कौन से मेड एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो कौन पर्सन है देखें सर, पब्लिक ट्रस्ट, अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अ कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 25, अ यूनिवर्सिटी और अंडर एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन फाइनेंस्ड होली और इन पार्ट by the government or the local authority, any person as referred to in schedule 3 to schedule 3 table 27 to table serial number 27 to table serial number 29 and table serial number 36 in schedule 7, table serial number 10 to table serial number 19 and table serial number 42, or any other person notified by the board in this behalf। ये entirely हमने डिस्कस कर लिया सर कि ये सारे कहाँ कहाँ रहेंगे।
हमने देखा कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and institution financed wholly for in part, any person as referred to in schedule 3 section table 27 to serial number 29 and table 36, and in schedule 7 table serial number 10 to table serial number 19, and in table serial number 42 any other premises। ये बात यहां पे सर अब अगला देखते हैं सर, पर्सन हु शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 32(2), ये कह रहे हैं सच पर्सन हु इज कॉन्स्टिट्यूटेड और रजिस्ट्रेशन incorporated in India for carrying out one or more charitable purpose as referred to in section 223 or one or more public religious purposes, and the properties of which such person are held for the benefit of the general public under an irrevocable trust, wholly for the charitable or the religious purposes in India, or partly for the charitable or religious purposes in India, if such person was constituted or registered or incorporated prior to the commencement of Income Tax Act 1961। ये सारा पॉइंट सर हमने देखा। एक मिनट सर, ये कुछ एरर आ गया इसमें। ओके सर, अकॉर्डिंगली अपने को ये पता है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें किस किस कंडीशन में क्या क्या केसेस हैं। अब उस केसेस के अकॉर्डिंग हम टाइमलाइन एक डिफाइन करते हैं सर, कि क्या टाइमलाइन है एज पर सेक्शन 332(3), और उसको कब रजिस्ट्रेशन करना है, किस सर्कमस्टांसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है। एक वो पार्ट जो सेक्शन 332 का है वो हम देख लेते हैं सर, जो गवर्न करता है सेक्शन 332(3) में बोलता है सर, एवरी एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द केसेस स्पेसिफाइड इन कॉलम बी ऑफ टेबल बिलो shall be made to the principal commissioner or commissioner within the time provided in column C of the said table। यहाँ A B C D E 5 टेबल है, 5 कॉलम है सर, और इस 5 कॉलम को हम रेफरल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे सर। प्रिंसिपल कमिश्नर कहाँ पे एप्लीकेशन शैल बी मेड, एप्लीकेशन शैल बी मेड टू प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विद इन द टाइम अलाउड अंडर कॉलम सी। कहने कॉलम सी में जो टाइम अलाउड है उसके अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हु शैल यानी कमिश्नर की बात कर रहे हैं, अपॉन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन फॉलो द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, कमिश्नर की बात कर रहे हैं, एंड शैल पास एन ऑर्डर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन कॉलम डी। मतलब कॉलम डी में जो टाइम दिया है उस टाइम के तहत आपको ऑर्डर पास करना है। The registration if granted shall be valid for the period specified in column B। यानी कि column B is a circumstances जहां पे हम ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। टाइम लिमिट फॉर द फर्निशिंग एप्लीकेशन एट ये कह रहे हैं तीसरा कॉलम डी है मेरा, टाइम लिमिट फॉर द पासिंग ऑफ ऑर्डर, कब ऑर्डर पास होगा, कब एप्लीकेशन देंगे, एंड वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ये देखेंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने रजिस्ट्रेशन पार्ट को ही इंपॉर्टेंट डाला है क्योंकि हमारे को रजिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई किस सर्कमस्टांसेस में हमें कब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और ये पर्टिकुलर क्या है, पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 1 में ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं सर, वेयर द एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेंट हैव नॉट कमेंस्ड एंड इट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन एट एनी टाइम बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो at any time during the tax year beginning from which registration is sought। कब रजिस्ट्रेशन देना है, ऑर्डर कब पास करना है रजिस्ट्रेशन का। यहां पे बात इन्होंने कहा कि 1 month from the end of the month in which the application is made। यानी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, द मोमेंट यू फाइल द एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन और बिफोर द पीरियड ऑफ 1 month, एक्सपायरी ऑफ 1 month, द ऑर्डर इज ग्रांटेड एज फार एज द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न। इसकी वैलिडिटी क्या होगी सर, वैलिडिटी होगी 3 टैक्स ईयर।
commencing from the tax year in which such application is made. ये बात यहां पे इन्होंने कही. अब दूसरा देखते हैं सर, पॉइंट नंबर 2, where the activities of the applicant have commenced. कहने जी एक्टिविटी तो आपने शुरू कर दी, and it has not been registered any specified provision at any time before making the application. और आप रजिस्टर्ड नहीं हो लेकिन आपने एक्टिविटी शुरू कर दी है. तो वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट कब आपको एप्लीकेशन फाइल करना है. At any time during the tax year beginning from which registration is short, or time limit for the passing the order 6 months from the end of the quarter. 6 months from the end of the quarter in which application is made. ये डेट है सर यहाँ पे, एंड ऑफ द क्वार्टर, जिस महीने 6 months from the end of the quarter. और वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा सर? 5 tax year commencing from the tax year in which such application is made. ये बात यहाँ पे हो गई. अब पॉइंट नंबर 3 में क्या है सर, देखते हैं. Where the application has been granted provisional, where the applicant has been granted provisional registration and activity have commenced. यानी कि सीरियल नंबर 1 में आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई है और उसके बाद आपने एक्टिविटी शुरू करी है, तब आपका टाइमलाइन क्या होगा? ये कह रहे हैं विद इन 6 months of the commencement of activities, 6 months from the end of the quarter in which application is made, and 5 tax year validity क्या रहेगी सर? 5 tax year commencing from the tax year in which such application is made. Similarly, point number 4, where the provisional registration of the applicant is due to expire and activities have not yet commenced. यानी कि आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन आपने अभी एक्टिविटी शुरू नहीं करी है. उस केस में आप कब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे? when where the provisional registration of the applicant is due to expire and the activities have not yet commenced. Time limit for the furnishing of the application at least 6 months prior to the expiry of the provisional of registration. सर अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और आपने एक्टिविटी अभी तक शुरू नहीं करी है, तो यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेशन फाइल करना है सर. टाइम लिमिट कब ऑर्डर देना है सर? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज मेड. और वैलिडिटी क्या रहेगी सर? 5 tax year following the tax year in which such application is made. Point number 5 देखते हैं सर. Where the registration of the applicant is due to expire other than the case mentioned in our, यानी कि वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है. इन दैट केस एंड दैट इज ड्यू टू द एक्सपायर, अब वो एक्सपायर होने वाला है, तो क्या कह रहे हैं सर? एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपको 6 महीने पहले इन एडवांस एप्लीकेशन फाइल करना है. ये इंपॉर्टेंट बात है सर. यहां लोग मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे एप्लीकेशन विद इन 6 months फाइल करना है. फिर टाइम लिमिट फॉर द पासिंग द ऑर्डर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड. फिर फर्दर सर देखते हैं कितने पीरियड के लिए वैलिडिटी क्या रहेगी सर? 5 tax year following the tax year in which such application is made. अब 6 और 7 दो और हैं रजिस्ट्रेशन में जो पॉइंट जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट हैज बिकम इनऑपरेटिव ड्यू टू स्विचिंग ओवर ऑफ द रिजीम अंडर सेक्शन 333. अगर आपने अपना रिजीम स्विच ओवर कर लिया, 333 में आ गए, तब उस केस में क्या होगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर बिगिनिंग फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज शॉर्ट टू बी मेड ऑपरेटिव, 6 months from the end of the quarter in which application is made, and 5 tax year commencing from the tax year in which such application is made. ये पीरियड हो गया. अब ये लास्ट रजिस्ट्रेशन का हम देख रहे हैं सर. Where the applicant being a registered non-profit organization has adopted or undertaken modification of its object which do not conform to the condition of registration. अगर ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस हैं सर, where the applicant being a registered non-PO has adopted or undertaken modification in the object, then फिर you need to file an application for the modification or adoption within 30 days of the date of such adoption or modification. ये भी इंपॉर्टेंट है सर. किसी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंज आप कर रहे हैं, then you need to submit within 30 days from the date of such adoption and the modification for the amendments. और ऑर्डर कब आएगा सर? 6 months from the end of the quarter in which application is made. और इसकी वैलिडिटी क्या होगी सर? 5 tax year commencing from the commencement of the tax year in which such application is made.
नाउ अब सर कहता है कि वो तो टाइम की बात है। सेक्शन 332(3) बोलता है कि सर आपको उस टाइम के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना है। अब सपोज करिए हम विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 332(3) हम एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते, whether that application will be condoned by the commissioner or the principal commissioner, ये यहां पे हम डिस्कस करते हैं। yes, in case the application under subsection 3 is made beyond the time allowed in column C of the table specified in the said subsection, the principal commissioner or the commissioner may, if he considered that there is a reasonable cause for the delay, अगर सर एप्लीकेशन फाइल करने में आप और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को ये फील होता है कि भाई देयर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर द डिले इन फर्निशिंग द एप्लीकेशन, देन ही कैन कंडोन सच डिले एंड सच एप्लीकेशन एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड विद इन द टाइम। अगर कंडोन कर देता है देन दैट मींस कि एप्लीकेशन हैव बीन फाइल्ड विद इन द टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 332(3). ये बात हो गई 332(4) की। अब बात करते हैं सर, क्या अगर मुझे 5 साल और 10 साल की बात हो रही थी कि रजिस्ट्रेशन एक तो 5 साल करेंगे, दूसरा आप 10 साल करेंगे, 10 साल किस साल में आएगा मेरा रजिस्ट्रेशन, वो बात करते हैं सर। इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 3 to 7 and the total income of such applicant without giving effect to the provision of this part does not exceed 5 crore rupees during the each of 2 tax year। मतलब सर 2 टैक्स ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आपका नहीं है, डज नॉट एक्सीड्स प्रोसीडिंग द टैक्स ईयर प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर इन विच सच एप्लीकेशन इज मेड। जिस साल हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उससे पिछले साल, पिछले 2 सालों में किसी भी साल में डज नॉट एक्सीड द 2 करोड़। तो क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ टेबल सीरियल नंबर 3E to 7E of the said subsection shall have effect as if the word of 5 year, the word of 10 year have been substituted। उन्होंने कहा कि जी वो अगर आपका ये कंडीशन है 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है, आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, राइट, डज नॉट एक्सीड द 5 करोड़, तो हम आपको 5 साल की जगह 10 साल का देंगे। और अगर 10 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है देन आपको 5 ईयर का ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दिस इज एज पर सेक्शन 332(5), ये बात हम कर रहे हैं। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन इन्होंने दिया सर कि अगर सपोज मेरा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 332(3) में मैं टाइम पे एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाया, उसके बाद सेक्शन 332(4) में प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ने मेरा एप्लीकेशन डिले कंडोन भी नहीं किया, तो उस केस में क्या मेरी टैक्सेबिलिटी होगी क्या? इफ एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 3C 4C 5C और 7C, जैसे थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी यहां पे मैंने दिया है, वेयर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज हैव कमेंस्ड विद इन 6 month रजिस्ट्रेशन अपने को चाहिए, वेयर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट इज ड्यू टू एक्सपायर एंड एक्टिविटीज हैव नॉट कमेंस्ड विद इन 6 month अपने को एप्लीकेशन फाइल करना है, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट इज ड्यू टू एक्सपायर विद इन 6 month मुझे फाइल करना है, इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो विद इन 30 days मुझे फाइल करना है, एंड डिले इन फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन is not condoned under section 332(4). In that circumstances, such person shall be liable to pay tax on credited income under section 352, जो पिछले जो पुराने एक्ट में 115(TD) में कवर था। अब इन्होंने कहा shall be liable to pay tax on accredited income under section 352। अब सर अब बात करते हैं 332(7) में कि प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑर्डर कैसे पास करेंगे। अगर मैंने सेक्शन 332(3) में मैंने एप्लीकेशन फाइल किया तो प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट इन एनी ऑफ द केसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 सीरियल नंबर 2 to 7। अब वो क्या क्या आपसे मंगा सकता है चेक करने के लिए, in order to check the genuineness of the activities
कि भाई ट्रस्ट सही से काम कर रही है, एक्टिविटी उसका जेन्यून है कि नहीं, वो आपसे कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन और मेक सच इंक्वायरी as he thinks necessary in order to satisfy himself about the genuineness of the activities and the compliance of such requirement of any other law as are material for the purpose of achieving its object. And if he so satisfied, यहाँ पे भी सर वर्ड है satisfied का, अगर कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर इज satisfied about the object and the genuineness of the activity and compliance of such requirement of any other law in force shall pass an order in writing granting registration. कह रहा है कि आपको ऑर्डर इन राइटिंग पास करेगा। कंडीशन क्या है? ही शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट द ऑब्जेक्ट की एंड द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटी एंड कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ। अगर किसी दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कंप्लायंस आपका चेक कर सकता है। shall pass an order in writing granting registration, or B, if he is not so satisfied, आपको पता ही है अगर satisfied नहीं है, after affording a reasonable opportunity, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप satisfied नहीं हो तो आपको एप्लीकेंट को एक reasonable opportunity on the ground of the doctrine of natural justice needs to be provided of being heard to the applicant, and shall pass an order in writing rejecting the application where the application was made in any of the cases specified in subsection 3. Pass an order in writing rejecting the application and also cancelling the registration in any other case specified in subsection 3. और उसके बाद send a copy of said order to the applicant and the assessing officer. ये दोनों को भेजेगा, applicant को भी भेजेगा और assessing officer को भी ये application भेजेगा. This is what the provision of law. अब ये क्या कह रहा है सर? अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो मैंने सेक्शन 332(3) में, अगर मैंने 332(1) में अगर मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है, जो टेबल सीरियल नंबर 1 की बात कर रहा है सर, सब सेक्शन 3 में, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड इन एनी ऑफ द केसेस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3 ऑफ टेबल सीरियल नंबर 1, द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, यहां पे बोल रहा है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो आपको ग्रांट करना ही करना है, shall grant provisional registration. यानी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन फाइल करते ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विद इन पीरियड ऑफ 30 days ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाता है. सिमिलरली, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन ग्रांटेड प्रायर टू द 1st April 2021 अंडर द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज एक्सपायर्ड एंड such person make an application कैसे कटेगा ये तो काट ले the principal commissioner or the फोन commissioner, में कैसे कटेगा कटने if he considers that there is a reasonable अच्छा, cause हाँ, for जी, the जी, delay हाँ, in making such application, हाँ, जी, तो condone such delay and grant registration to such person under this part within 3 months from the end of the month in which the application is made, and which shall be valid for the period of 5 years commencing from the tax year 2021-22. सर ये मैंने इंटायरली रजिस्ट्रेशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया सर. यहां तक सर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो सर आप ले सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, अप टू रजिस्ट्रेशन तक सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट. पराग सर एक बार टेकअप कर लो जरा, कोई क्वेरी तो नहीं है सर? कोई किसी मित्र की, किसी बंधु की कोई इंक्वायरी है किसी बारे में, तो आप, स्वागत है आपका, कृपया हैंड राइज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, इसको पूछना हो कुछ बारे में, कुछ क्वेरी करनी हो. रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क. मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही इलेबोरेटेड वे में बहुत सारी चीजें उसमें सारे केसेस कवर कर लिए हैं. तो पंकज ऐसा है भी लोग पूछ लेंगे का क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर देंगे, वो आप ठीक है, मैं आगे. प्लीज. ठीक है सर, ओके, थैंक यू. अब सर ये देखते हैं कि इनकम ऑफ द रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है. स्पेसिफाइड इनकम पहले भी था, 115(1) एंड 164 रेगुलर इनकम एंड द रेसिडुअल इनकम सर. अब ये स्विचिंग ओवर ऑफ रिजीम सेक्शन 333 क्या है सर, जो ऊपर हमने बात करी है वो एक बार हम डिस्कस कर लिया. पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन ceases to operate under subsection 2 may apply for registration under section 332 subject to the condition that the notification granting exemption to such person under schedule 3 and schedule 7 ceases to have effect from the date on which the said registration is granted.
and thereafter shall not be ये है entitled to exemption under the respective serial number of the आईटी state वो जो city. है एक्चुअली डॉक्टर अब ये कह रहे हैं इनकम टैक्स पेएबल बाय द रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है सर। ये टैक्स स्ट्रक्चर क्या है वो एक बार मैं डिस्कस कर लूं। 30% of the tax applied on the specified income typically includes income not used for the charitable purpose or from non-exempt sources. और standard tax rate क्या है सर? Applied on the regular taxable income and the residual income follows the standard rates under the Income Tax Act, benefit of the tax slave available. Regular income for the registered non-profit organization क्या मतलब है सर? देख लेते हैं। जो 335 में इसका डिफिनेशन है, रिसिट फ्रॉम द चैरिटेबल और द रिलीजियस एक्टिविटीज, receipt from the main objective, receipt from the property or investment, rental income from the property, interest from the fixed deposits or dividend from the shares. Voluntarily contribution में क्या क्या आएगा सर? Donation, CSR, FCRA and government grants. And gain from the commercial activity, gain from incidental business. That will be treated as your regular income. Calculation of taxable regular income, no taxable ₹0 if 85% or more of the regular income is applied. अभी भी हम यही कर रहे हैं ना सर, 85% ऑफ मोर इनकम अपने को अप्लाई करना होता है और 15% वो अपने को स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिल जाता है, वहां से ऑलरेडी एग्जम्प्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि 85% ऑफ मोर ऑफ द रेगुलर इनकम इज अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड फॉर द चैरिटेबल और द रिलीजियस पर्पसेस अंडर सेक्शन 342 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर. Taxable income applies if less than 85% of the regular income is applied. Taxable income equal to 85% of the regular income minus amount is spent on the charitable or the religious purposes or amount accumulated under section 342. ये बात यहाँ पे एज ए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया. स्टैंडर्ड रेट ऑफ द इनकम टैक्स अप्लाइड, ये बात भी यहाँ पे हमने कर ली. अब सर स्पेसिफाइड इनकम कौन कौन से होंगे और इसका क्या होगा सर? टैक्स ईयर क्या माना जाएगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी आपसे. पॉइंट नंबर 1, एनोनिमस डोनेशन की बात कर रहा है. एक्सक्लूडिंग डोनेशन अप टू 1,000, 1 लाख और 5% ऑफ द टोटल एनोनिमस डोनेशन विच एवर इज हायर. टैक्स ईयर क्या होगा सर? टैक्स ईयर वुड बी द ईयर ऑफ रिसिट होगा इसका. ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटेड पर्सन, राइट? अगर किसी ट्रस्टी या रिलेटेड पर्सन को अगर आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, इनकम अप्लाइड करा रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटेड पर्सन, तो टैक्स ईयर वुड बी द ईयर ऑफ एप्लीकेशन. इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 338A, ईयर ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा आपका सर? टैक्स ईयर. इन्वेस्टमेंट मेड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 350, पुराना कौन सा सेक्शन था सर? 11(5), ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट. डीम्ड कॉर्पस डोनेशन वायलेटिंग कंडीशन ऑफ सेक्शन 340 रिलीजियस, ईयर ऑफ वायलेशन. Accumulated income applied for non-charitable religious purposes, year of application, tax year माना जाएगा. Accumulated income ceases to be set apart for the charitable or the religious use under section 342(1). Year it ceases to be set apart, that is the tax year. Accumulated income not utilized within the specified period under section 342(1), last year of the accumulation period, that will be treated as your tax year. Accumulated income credited, paid to the another non-profit, year of credit and the payment. Income applied for the non-charitable or non-religious purpose, year of application shall be treated as a tax year. And excess income determined by the assessing officer under section 344, year related to the excess income, ये tax year की बात हमने करी यहाँ पे. Income not to be included in the regular income, income calculation की बात कर रहे हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर, वो भी हम देखते हैं क्या कह रहे हैं. इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द रेगुलर इनकम, जो सेक्शन 338 की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है सर? इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग. टाइप ऑफ इनकम एक्सक्लूडेड, कौन कौन से इनकम है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कंडीशंस क्या है और एग्जांपल्स क्या है सर, वो भी देख लेते हैं. इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया 11(1)(c), इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलर इनकम इफ डायरेक्टेड बाय द बोर्ड. इनकम अप्लाइड आउटसाइड इंडिया बात हम कर रहे हैं. द नॉन प्रॉफिट must meet one of the following condition. कौन कौन सा? Established before 1st April 1952 for charitable or the religious purpose, and established on and after 1st April 1952 for the charitable purposes where the income promote international welfare aligned with India's interest. ये बात यहां पे करी है 11(1)(c) में. उसके बाद एग्जाम्पल के फंडिंग इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ एफर्ट
सपोर्टिंग इंडियन डिप्लोमेटिक और द कल्चरल इनिशिएटिव अब्रॉड, ये बात यहां पे कही सर। कॉर्पस डोनेशन 11(1)(d) की बात है, डोनेशन इज स्पेसिफिकली रिसीव्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 339 must be specified whether donor to be the part of the corpus cannot be used for the operational expenses. Examples: endowment fund donation, contribution aimed at maintaining long-term sustainability of the organization. Corpus donation under section 339 111(1)(d). Key condition for the corpus donation: that donation must be made with a clear instruction. Corpus donation का क्या मतलब है सर, इसकी conditions क्या है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। The donation must be made with a clear instruction that is intended for the corpus. मतलब कैसे यूज करना है उसके लिए मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शन है। The donation must be invested or deposited in accordance with the mode permitted under section 350. पहले को 11(5) था। The corpus fund must be maintained separately and specifically for designated purposes. ये क्लियर बात हो गई। अब डीम्ड कॉर्पस डोनेशन क्या माना जाएगा सर, वो भी देख लेते हैं। क्या है डिफिनेशन अंडर सेक्शन 340 जो डिफाइन करता है सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द अदर फंड, राइट, used only for renovation or repair of the specified religious places, invested, deposited or permitted mode under section 350 old 11(5) or cannot be used to make donation to any person. यानी कि आपको जो डोनेशन आया है, it should not be used for the donation purpose itself. अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम सेक्शन 341 1 and 2 की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 341 1 and 2 ये क्या बोल रहा है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट सर। कैटेगरी क्या है सर, चैरिटेबल एंड रिलीजियस यूज की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम ये पर्टिकुलर सेक्शन बोलता है मेरे को चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस, religious use description, some applied for the religious and charitable purposes in India. Condition क्या है सर, paid during the relevant tax year, allowable under section 36(4), 7 and 35(b)(1), cash payment exceed rupees 10,000. Donation to other NPO, 85% of donation made to the registered NPO must be to a registered non-profit organization. अब non-profit organization को पेमेंट करेंगे, then only this will be allowed. और एडिशनल इंक्लूजन क्या, रीइन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पस, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ withdrawn corpus fund in the permitted modes done within 5 years, original application post 31st March 2021, no violation of law, loan repayment of loan used for the charitable or the religious purpose repaid within 5 years, original application post 31st of March 2021, no violation of law. That will be treated as the application of income. अब disallowed application of income क्या होगा सर, that is there under section 341(3) of the Income Tax Act. वो कौन कौन से हैं जो क्लियरली इस बार कहा इन्होंने, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट एक्वाइजिशन 11(6) में था, no deduction or allowance for depreciation is allowed if the cost of acquiring as asset has already been claimed as an application of the income. पहले ये बात लिखी हुई है सर, और ये पहले भी था। And this applies whether the claim was made in the same or any other tax year under this part or under any corresponding provision of the Income Tax Act 1961. Excess application setup, no setup deduction or allowance is allowed for any excess application of income from previous year. Not considered as application of income, some paid as the corpus fund, loan and borrowing, accumulated income, specified income and deemed accumulated income. It आग should में गयो मातक जहाँ तो मंदिर वही के नौकर के नंबर यार इधर accumulated income 342 ये important section. NPO may accumulate or set apart its regular income during any tax year by furnishing a statement to the assessing officer. पहले अपने को याद है सर फॉर्म 10 फाइल करते थे for this, on or before the due date and the period not exceeding 5 years for which the income is being accumulated or set apart. ठीक है जी। The amount credited or paid to the any other registered non-profit organization out of the income accumulated not to be treated as application. ये clear लिख दिया। Income is not applied for the purpose in pursuant to an order or injunction of any court shall be excluded from the period of 5 years. Investment or deposited in any of the mode permitted
any of the mode permitted under section 350 or applied for the purposes as stated in the prescribed form referred to in subsection 1. For the change of the purpose for which income has been accumulated or set apart, make an application to the assessing officer. For assessing officer may allow to the apply its income for such other charitable or religious purpose in India which are in conformity with its object. Deemed accumulated income, section 343 new. The regular income as reduced by the application of the income as per the provision of section 341. And accumulated or set apart, पहले भी हम करते थे section 342, to the extent of 15% of the regular income shall be considered as deemed accumulated income, and where such a deemed accumulated income, it shall be invested or deposited in any of the mode permitted under section 350. The deemed accumulated income under this section shall not be considered as the accumulated income for the purposes of section 342. यानी कि section 343 बात करता है deemed accumulated income की, कि भाई इनकम क्या क्या मेरे डीम्ड एक्यूमुलेटेड होंगे और किस कंडीशन में इनकम मेरे एक्यूमुलेट किया जा सकते हैं। अब सर देखते हैं अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कमर्शियल एक्टिविटी बाय रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सेक्शन 344 है, और पहले पुराने एक्ट में ये 11(4) हुआ करता था। बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड एज प्रॉपर्टी, सेक्शन 344, where the property held by the registered non-profit organization includes a business undertaking, and where a claim is made that the income of any such undertaking is eligible for the benefit under this part, then the assessing officer shall have the power to determine the income of the such business undertaking as per the provision of this act. और ये इनकम डेफिनेटली आपको पता है 30% पे चार्जेबल टू टैक्स होता है। फर्दर सर, रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एक्टिविटी बाय द रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, वो हम देख लेते हैं। 345 पुराने पिछले एक्ट में सेक्शन 11(4) कैपिटल ए था कि a registered non-profit organization other than a registered non-profit organization mentioned in section 346 shall not carry any commercial activity unless, यानी कि तब तक नहीं कर सकते तब तक such commercial activity is incidental to the attainment of the objective of the registered non-profit organization, and इसके लिए क्या करना है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर सच एक्टिविटी। ये क्लियर सी बात इन्होंने यहां पे मेंशन करी है। उसके बाद एक कंडीशन और है सेक्शन 345 में दो बात करी थी कि सच कमर्शियल एक्टिविटी इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रजिस्टर्ड, इंसिडेंटल होना चाहिए टू द मेन ऑब्जेक्टिव, ये बात कही यहां पे। उसके बाद सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एक्टिविटी कैरिंग आउट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जो पहले सेक्शन 215 में कवर था, अब वो सेक्शन 346 में बोला इन्होंने। क्या बोला सर, वो देख लेते हैं कि कोई भी नो रजिस्टर्ड एनपीओ कैरिंग आउट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी shall carry out any commercial activities unless such commercial activity is undertaken in the course of actual carrying out of advancement of the any object of general public utility। और दूसरा क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, the aggregate from such commercial activity or activities do not exceed 20% of the total receipt of the relevant tax year, and separate books of accounts are maintained by for such activity। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एक्टिविटी बाय द रजिस्टर्ड एनपीओ इन वाइल कैरिंग आउट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये बात यहाँ पे कवर हो गई सर। अब कंप्लाइंसेस, क्या क्या कंप्लाइंसेस है मेरे सर, कंप्लाइंसेस क्या होंगे सर? सबसे पहले मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट सर पहले जब मैं मेंटेन करता था वो 12A(1)(b)(1) में मेंटेन करता था। मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है सेक्शन 347 में। उसके बाद ऑडिट कराना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं ऑडिट कराऊंगा सेक्शन 348 में। जो मेरा पहले था 12A(1)(b)(2), अब रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 349, जो 12A(1)(b)(a) मेरा पुराना था। परमिटेड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट 350, 11(5) एंड 13(1)(d) पुराना था ये मेरा सर। ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंप्लाइंसेस की बात कर रहे हैं। अब उसमें सर देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इनकम थ्रेशोल्ड, टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये बात यहां पे लिखा हुआ। एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज विदाउट कंसीडरिंग द एग्जेम्पशन अंडर दिस पार्ट। रिकॉर्ड बुक कीपिंग
must keep and maintain books of accounts and related documents and form, manner and places to be maintained as prescribed by the law. ये एक्ट में लिखा हुआ है। ऑडिट कब कराना है सर, ये भी देख लेते हैं। ऑडिट अंडर सेक्शन 348, total income exceeds the maximum amount not chargeable to tax. Audit obligation, account must be audited by the qualified chartered accountant for the tax year. Audit report submission, the person in receipt of the income must submit the audit report by the prescribed date, and report requirement must be in the prescribed form, signed and verified by the accountant, must include all required particulars. ये बात हो गई सर रिटर्न की। अब ऑडिट की बात है। ऑडिट के बाद अब हम क्या कराएंगे सर, रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न क्या बोल रहा है सर वो भी देख लेते हैं। वेयर द टोटल इनकम ऑफ द रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन without giving effect to the provision of this part exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any tax year shall furnish the return of income of the tax year as per the provision given under section 263 1A3 and 2 within the time allowed under section 263 1C। ये रिटर्न ऑफ इनकम की बात भी कह दी कि भाई आपको जो सेक्शन 263 में टाइम लिमिट दिया हुआ है उस टाइम लिमिट में आपको रिटर्न भी फाइल करना है। दिस इज हाउ दी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया सर। यहां तक सर इंपॉर्टेंट। अब आगे मैं टाइम अगर अलाउ कर रहा हो तो फिर आगे बढ़ो सर। पराग सर बताओ। मैं सर अनुरोध करूंगा अपने पार्टिसिपेंट से जो भी इसमें शामिल हैं कि क्वेश्चन कोई करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना माइक खुद अपना को स्वयं अनम्यूट कर लीजिए। क्योंकि यहां तक जो मेजर चेंज थे और जो कंप्लाइंसेस थे, जैसा मुझे कहा गया था कि सर अपना कोई क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज, स्वागत है क्वेश्चन में। सर एक चीज जाननी थी। तो अपना नाम बताइए, पहले नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? सर करनेश शर्मा रुड़की से। हाँ, रुड़की से। बताइए शर्मा जी। सर मैं ये पूछा था, जैसे पहले असेसमेंट ईयर होता था, असेसमेंट ईयर वो साल होता था जिस साल हम रिटर्न फाइल करते थे। हाँ जी सर, हाँ जी बताओ बताओ। इस साल तो असेसमेंट ईयर ही रहेगा आपका। नहीं सर, टैक्स ईयर में और उसमें क्या अंतर है? मतलब टैक्स ईयर जब हम यूज करेंगे, अरे असेसमेंट सर इनकी आवाज ना गूंज रही है। शर्मा जी, अगर माइक पे आपका मोबाइल पे खुला हुआ है और लैपटॉप पे भी खुला हुआ है, इसलिए माइक जो आवाज इको हो रही है आपकी। सर ऐसा तो नहीं है, खाली इस पे खुला हुआ है। हाँ बताइए। अब बताएं, अब बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे टैक्स ईयर है, जैसे हम अभी असेसमेंट ईयर लेते हैं तो असेसमेंट ईयर वो साल लेते हैं जिस साल में हम रिटर्न फाइल करते हैं। जी प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसके हम रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे अब टैक्स ईयर आएगा जी। तो टैक्स ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर का वो है या असेसमेंट ईयर का है? जैसे टैक्स ईयर सर जो डालेंगे। टैक्स ईयर है, मैं आपको वापस से क्लियर करता हूं। टैक्स ईयर प्रीवियस ईयर को रिप्लेस किया है टर्म टैक्स ईयर ने। अच्छा, प्रीवियस ईयर को किया है। हाँ जी सर। और असेसमेंट ईयर गायब हो गया। असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। प्रीवियस ईयर का रिप्लेसमेंट हो गया टैक्स ईयर से। एक तरह से फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर बोलेंगे। नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर को टैक्स ईयर नहीं बोलेंगे सर। प्रीवियस ईयर को चेंज कर दिया टैक्स ईयर से। और आप डिफिनेशन देखोगे सेक्शन 3 का, तो वहां पे लिखा हुआ है टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन्ड इन फाइनेंशियल ईयर। समझ गए सर? समझे सर? जैसे हम नेक्स्ट ईयर रिटर्न फाइल करेंगे तो नेक्स्ट ईयर सर आप रिटर्न फाइल करोगे, वो टैक्स ईयर की फाइल करोगे सर। टैक्स ईयर 26-27 की फाइल करोगे तो उस पर टैक्स ईयर 26-27 ही आएगा ना सर? तो मेरा हाँ जी सर, वो टैक्स ईयर 26-27 ही आएगा। टैक्स ईयर 26-27 ही आएगा। फाइनेंशियल ईयर भी मेरा 26-27 ही है। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर भी मेरा 26-27 ही है जिसका रिटर्न भरूंगा। तो सर फाइनेंशियल ईयर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना इनकम टैक्स एक्ट में। आपको तो टैक्स ईयर जाना है। नहीं, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ कि दोनों एक ही चीज हो गई। एक ही चीज नहीं हुई, अलग अलग है। फाइनेंशियल ईयर आप बोल दो अदरवाइज, क्योंकि जो डिफिनेशन बोल रहा है सेक्शन 3 का, वो ये बोल रहा है कि टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर में जो 12 मंथ है, जो फाइनेंशियल ईयर कब से कब होगा आपका? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा, राइट? तो उसको टर्म दिया इन्होंने कि जी असेसमेंट ईयर हम रखेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
इन द माइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो हम असेसमेंट ईयर टर्म को टर्मिनेट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं टैक्स ईयर से। राजा राजा लगान असल लगा। में जहां तक मुझे याद आ रहा है पराग जी, यही वाला हम उनको दे के आए थे ना कि इनको ये करना है। जब हमें एक समय उस समय बिरला जी से मिलने गए थे तो उसमें यही दिया था ना कि हम कि असेसमेंट ईयर हटा दीजिए और इसको फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए। उन्होंने टैक्स ईयर ले लिया। हाँ सर, बड़े सारे रिप्रेजेंटेशन गए थे। जब जी जी फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री को यूज रिप्रेजेंटेशन विल सेंड टू द डिपार्टमेंट, और जी वो जी। ये कहे, उन्होंने ये कहा कि भाई ये स्टेक होल्डर्स के माइंड में कंफ्यूजन है। मैंने सर ये सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस किया था आपसे। अगर आप बोलो तो दोबारा स्लाइड चला दूं मैं। सर हो गया, आप क्लियर हो गए। क्लियर हो गया सर? जी। ठीक है सर। कोई अन्य Any other मित्र जो है point? पूछना चाहते हैं, कुछ क्लेरिफाई चाहते हैं? सर किसी ने, रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ, किसी ने हाँ यदि भाई। सितंबर में बिजनेस स्टार्ट किया तो 12 मंथ कहाँ से स्टार्ट होंगे? सर एक्सेप्शन जब से बिजनेस शुरू किया तब से 31 मार्च तक। बस लास्ट हो गया। हाँ जी, ठीक है सर। वो लिखा है सेक्शन 3 वो में पहले ही पुराने एक्सेप्शन। टर्म में फाइनेंशियल ईयर ही हो गया जो बोल रहे थे अभी। सर नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर तो आपको। खत्म ही हो गया ना। सर एक चीज मुझे बताओ, फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ पे डिफाइंड है? अभी तो सेक्शन 3 में है ना। नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर इंटायर इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे डिफाइंड है ही नहीं, ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ना इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। फाइनेंशियल ईयर, टैक्स फाइनेंशियल ईयर ईयर टर्म जो सर हम ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर टर्म हम लेते हैं जनरल क्लॉज एक्ट से सर। जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 2 से वहां से पिक करते हैं फाइनेंशियल ईयर। वहां पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर शैल बी द टर्म ऑफ 12 मंथ विच स्टार्ट फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड्स विद द 31st ऑफ मार्च। करेक्ट सर, करेक्ट। ये चीज वहां पे लिखा है। इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल ईयर कहीं पे डिफाइंड है ही नहीं सर। तो ठीक है इनकम टैक्स एक्ट में जो एज ऑफ नाउ जो डिफाइंड है सेक्शन 3 में, वो टैक्स ईयर डिफाइंड है। और राइट। टैक्स ईयर बोलता है टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। और ये वाला फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉज एक्ट से हम कंसिडर करते हैं सर। जी जी। और यहाँ पे दो एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर किसी ने मिड ऑफ द ईयर कोई बिजनेस शुरुआत करी है तो उसका टैक्स ईयर क्या होगा? जब से बिजनेस शुरू करी तब से लेकर के 31st ऑफ मार्च। किसी को सोर्स ऑफ इनकम पहली बार रिसीव हुआ, उसका टैक्स ईयर क्या होगा? सोर्स ऑफ इनकम जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन से लेके 31 ऑफ मार्च, ये उसका टैक्स ईयर होगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर। वेलकम सर, वेलकम। और बताओ सर। तो किसी के साथ और कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं अपने कंक्लूड करने के लिए अपने मित्र एडवोकेट धनंजय कुमार गुप्ता जी को बुलाता हूँ। और वैसे तो पंकज मिश्रा जी का जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है, तो इसमें आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, कर जानकारी नाम से यूट्यूब लिंक मिलेगा, उसमें आपको देख सकते हैं। जो किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं अपने मित्र मुरादाबाद के धनंजय कुमार गुप्ता जी को बुलाता हूँ कंक्लूड करने के लिए। आदरणीय वक्ता महोदय जी, आपने बहुत सुंदर बोला। आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपसे बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। धन्यवाद गुप्ता जी। आज जी हमें इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हर किसी की क्वेरी थी कि भाई क्या चीज़ है, कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा एक अलग एक विषय बना हुआ था। लेकिन जैसा मिश्रा जी ने प्रारंभ में कहा कि भाई बदलाव के कारण थे, तो बदलाव के कारण ये भी था कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था भारत सरकार से कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 65 साल पुराना हो चुका है। जिस समय एक शहर के अंदर 5 से 10 या बड़े शहर में 20 इनकम टैक्स पेयर हुआ करते थे, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आईटीओ हुआ करता था। लेकिन अब आईटीओ जो है, अब एक आगरा के अंदर ही कम से कम 35-40 हो गए हैं। तो जो उसकी जो वैल्यू थी 1961 की, उसके अंदर एक्चुअल फॉर्म जो एक्ट सेक्शंस में जो सब सेक्शन और सब चीज जुड़ते गए थे, चैप्टर जुड़ते गए थे, वो ऐसा लगने लगा था कि जैसे साइंस के फॉर्मूले हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर कैपिटा इनकम 2,13,000 है, उसमें जो है फिट नहीं बैठ रहा था। तो बदलाव का प्रयास किया है भारत सरकार को, हमें आभार व्यक्त करना सर चाहिए। अब प्रयास नहीं किया, अब तो कर दिया। प्रयास है, ये बदलाव करके प्रयास किया, लेकिन ना जितना हमें उम्मीद थी वैसा नहीं हो पाया है मेरे विचार से। तो मैं एंड अब में तो सर बुलाता हूँ देखो, रोड ऑफ थैंक्स के लिए एडवोकेट रुपेंद्र सिंह चौहान इटावा से। रुपेंद्र सिंह चौहान जी।
एडवोकेट उपेंद्र सिंह चौहान। एडवोकेट उपेंद्र सिंह चौहान। सर लिंक में मिल रहा है। मैं मोहम्मद अकरम साहब में संभल से मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया वोट ऑफ थैंक्स कहें। आवाज शायद पहुंच नहीं रही है मेरी। मैं खुद ही थैंक्स करता हूँ सभी आप लोगों का, जो आपने लोग समय से और पेशेंस के साथ ज्ञान वर्धन किया, और आगे भी सुनते रहेंगे पंकज मिश्रा जी को हम नए विषय के साथ में। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद, और पंकज मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद सर। थैंक यू राज सर। जी आपका भी धन्यवाद, आपने इतना ज्ञानवर्धक टॉपिक लिया। जी सर, पीपीटी ग्रुप में डाल देना। मैं डाल दूंगा साहब, बिल्कुल दे दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको मैं। ठीक है सर। कैन वी लीव?